तो ये है प्रश्नावली 9.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले चरों का पृथक्करण विधि पढ़ेंगे। उसके बाद उदाहरण 4 से लेकर उदाहरण 9 तक जितने भी उदाहरण हैं हम उन सभी को हल करेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चरों का पृथक्करण विधि, तो हम इस प्रश्नावली में चरों का पृथक्करण विधि द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर चरों का पृथक्करण विधि होता क्या है। तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स बराबर 1 धन वाई का वर्ग गुणा 1 धन एक्स का वर्ग। और यहाँ पर चरों का पृथक्करण का मतलब है कि हम यहाँ पर चरों को पृथक करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर चरों को अलग करेंगे। और यहाँ पर चर है ये और ये, तो हम यहाँ पर y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर dy है, इसीलिए हम 1 धन y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर 1 धन x का वर्ग है, इसीलिए हम dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो जब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 धन y का वर्ग गुणा dy बराबर, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन x का वर्ग गुणा dx। तो यहाँ पर यह है अवकल समीकरण, और अब हम इस अवकल समीकरण को हल करेंगे। और यहाँ पर अवकल समीकरण को हल करने का मतलब है कि यहाँ पर हम इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करेंगे, और व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम इनका समाकलन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कोई फलन है और हम इस फलन का अवकलन करते हैं तो हमें अवकल समीकरण प्राप्त होता है। और यहाँ पर यह फलन इस अवकल समीकरण का हल है, मतलब कि वह फलन जिसका अवकलन करने पर हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो, वह फलन उस अवकल समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर इसका अवकलन किया, तो वापस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हम अवकलन का उल्टा समाकलन करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम इनका समाकलन कर रहे हैं। तो अब हम पहले इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/1 धन एक्स के वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है tan इनवर्स x, और यहाँ पर इसमें x के जगह में है y, तो इसीलिए हम इसमें भी x के जगह में y लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y बराबर, हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले एक का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन हम x के वर्ग का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/3 धन c। और यहाँ पर यह है अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो हमने चरों के पृथक्करण विधि द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर लिया। तो चरों के पृथक्करण विधि में सबसे पहले हम चरों को अलग करते हैं, मतलब कि हम y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ लिखते हैं, फिर हम उनका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमने चरों का पृथक्करण विधि सीख लिया। तो अब हम इस विधि का उपयोग करते हुए बाकी उदाहरणों को भी हल करेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। उदाहरण 4, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर x धन 1/2 ऋण y, जहाँ y 2 के बराबर नहीं है, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है, और इसके लिए हम चरों का पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे, दिया है dy बाई डी एक्स बराबर x धन 1/2 ऋण y, जहाँ y 2 के बराबर नहीं है। तो चरों का पृथक्करण विधि में हम सबसे पहले चरों को पृथक करते हैं, मतलब कि हम y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ लिखेंगे। और यहाँ पर ये है dy, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण y गुणा dy बराबर, यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 गुणा dx। फिर चरों को पृथक करने के बाद हम उनका समाकलन करते थे, तो हम यहाँ पर इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे। जब हम 2 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y ऋण, हम y का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग बटे 2 बराबर, हम इसका समाकलन करेंगे। तो पहले हम x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन 1 का समाकलन करेंगे, तो वो हो जाएगा x धन c। फिर हम इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। जब पहले हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4y ऋण, हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y का वर्ग बटे 2 बराबर, हम इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x का वर्ग
बटे 2 धन 2x धन 2c, फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 4y ऋण y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2x धन 2c। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2x ऋण 4y धन 2c बराबर 0। तो यहाँ पर 2c है तो c भी कांस्टेंट है, और जब हम c का गुणा 2 में करेंगे तो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम इस c को c1 लिखेंगे, फिर हम 2 गुणा c1 की जगह हमें कैपिटल C लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, और जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम केवल एक ही कांस्टेंट मतलब कैपिटल C लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2x ऋण 4y धन, हम इसके जगह में कैपिटल C लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C बराबर 0। और यहाँ पर हमने इसके जगह में कैपिटल C लिखा है, तो हम लिखेंगे जहाँ कैपिटल C बराबर 2 गुणा c1। तो यहाँ पर ये है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल। उदाहरण 5, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 1 धन y का वर्ग बटे 1 धन x का वर्ग का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है, और उसके लिए हम चरों का पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है dy बाई डी एक्स बराबर 1 धन y का वर्ग बटे 1 धन x का वर्ग। तो चरों का पृथक्करण विधि में हम सबसे पहले चरों को पृथक करते हैं, मतलब कि हम y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर यह है dy, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 धन y का वर्ग गुणा dy बराबर, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 धन x का वर्ग गुणा dx। तो यहाँ पर हमने चरों को पृथक कर लिया, तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम 1 बटे 1 धन x के वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है tan इनवर्स x, और यहाँ पर इसमें x की जगह में है y, तो हम इसमें भी x की जगह में y लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y बराबर, हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x धन c। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x धन c। उदाहरण 6, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर ऋण 4 गुणा x गुणा y का वर्ग का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर 0 हो। तो हमें इसमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है यदि यहाँ पर y बराबर 1 जब x बराबर 0 हो, और यहाँ पर हम इसका विशिष्ट हल चरों का पृथक्करण विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है dy बाई डी एक्स बराबर ऋण 4 गुणा x गुणा y का वर्ग। तो चरों का पृथक्करण विधि में सबसे पहले हम चरों को पृथक करेंगे, मतलब हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर यह है dy, तो हम y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे y का वर्ग गुणा dy बराबर ऋण 4x, फिर यहाँ पर dx। फिर चरों को पृथक करने के बाद हम उनका समाकलन करते हैं। यहाँ पर हम इनका समाकलन करेंगे, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ पर ये समाकलन के बाहर है। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे, और यहाँ पर 1 बटे y का वर्ग है, और हम 1 बटे y के वर्ग का सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर y के वर्ग को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन y की घात ऋण 2 dy बराबर यहाँ पर ऋण 4 समाकलन x dx। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात ऋण 2 धन 1 बटे यहाँ पर ऋण 2 धन 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4। फिर हम x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन c, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात ऋण 1 बटे ऋण 1 बराबर यहाँ पर है ऋण 2, फिर यहाँ पर x का वर्ग धन c, फिर यहाँ पर हम इसे नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे y, फिर यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 2x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर ये है व्यापक हल, लेकिन हमें इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है, और यहाँ पर y बराबर 1 और x बराबर 0 दिया है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए पहले हम x और y के मान को इसमें रखेंगे, जिससे हमें c का मान मिलेगा। फिर हम c के मान को वापस इसमें रखेंगे, जिससे हमें विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा।
तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है समीकरण 1। तो अब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 और y बराबर 1 रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर 0 का वर्ग धन c, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 1 बराबर 0 का वर्ग होता है 0, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन c। तो यहाँ से c का मान आया है ऋण 1। तो अब हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे c के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/y बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x का वर्ग ऋण 1, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ऋण 1/y बराबर आ जाएगा ऋण 2x वर्ग धन 1, फिर यहाँ पर ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहाँ पर 1/y बराबर आ जाएगा 2x वर्ग धन 1, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1/2x वर्ग धन 1। तो यहाँ पर अवकल समीकरण का विशिष्ट हल आया है y बराबर 1/2x वर्ग धन 1। उदाहरण 7 बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x गुणा dy बराबर 2x वर्ग धन 1 dx, जहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है। तो हमें इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण ये है, और यहाँ पर हमें बिंदु दिए हुए हैं जहाँ पर x का मान है 1 और y का मान है 1। मतलब हमें इसमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है और उसे ज्ञात करने के लिए हम चरों का पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है x dy बराबर 2x वर्ग धन 1 dx। तो चरों का पृथक्करण विधि में सबसे पहले हम चरों को पृथक करते हैं, मतलब हम x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर यह x और यहाँ पर है dx, तो इसीलिए हम x को इस तरफ लाएंगे तो ऐसे dy बराबर आ जाएगा 2x वर्ग धन 1/x यहाँ पर dx, फिर dy बराबर हम इस x को इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x वर्ग बटे x धन हम x को इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x, फिर यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से dy बराबर आ जाएगा 2x धन 1/x यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमने चरों को पृथक कर लिया। फिर चरों को पृथक करने के बाद हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर हम इनका समाकलन करेंगे तो पहले इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर x का समाकलन x का वर्ग बटे 2 धन 1/x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन c, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x का वर्ग धन log मॉडुलस x धन c। तो यहाँ पर हमने अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब हम इसमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x और y के मान को इसमें रखेंगे जिससे हमें c का मान मिलेगा, फिर हम c के मान को इसमें रखेंगे जिससे हमें इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे समीकरण 1 मानेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 धन c। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1 का वर्ग होता है 1 धन यहाँ पर log मॉडुलस 1 है तो चूंकि log 1 का मान होता है 0 तो यहाँ पर इसका भी मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन c, फिर हम 0 में c जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c और हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 1 ऋण 1। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर c का मान आया है 0। तब हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे c के मान को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर x का वर्ग धन log मॉडुलस x धन 0, फिर हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु 1,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है y बराबर x का वर्ग धन log मॉडुलस x। उदाहरण 8
बिंदु ऋण 2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे y का वर्ग है। तो हमें इसमें बिंदु ऋण 2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे y का वर्ग है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx के बराबर होती है और यहाँ पर बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है 2x बटे y का वर्ग। तो यहाँ से dy बाई dx बराबर आ जाएगा 2x बटे y का वर्ग और यहाँ पर dy है इसीलिए हम y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे और dx को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग dy बराबर 2x dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 3 बटे 3 बराबर, हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन c, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर y की घात 3 बटे 3 बराबर आ जाएगा x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल ज्ञात कर लिया। तो अब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे, मतलब हम इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इस बिंदु में x का मान है ऋण 2 और y का मान है 3। तो हम x और y के मान को इस समीकरण में रखेंगे जिससे हमें c का मान प्राप्त होगा। फिर हम c के मान को वापस इस समीकरण में रखेंगे जिससे हमें इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो समीकरण 1 में x बराबर ऋण 2 और y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 3 बटे 3 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन c, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 27 बटे 3 बराबर ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन c, फिर 3 एकम 3, 3 निया 27, तो यहाँ पर बचा है 9 बराबर 4 धन c। फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 9 ऋण 4, फिर हम 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया। तो अब हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 3 बटे 3 बराबर x का वर्ग धन, यहाँ पर c का मान आया है 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ से y की घात 3 बराबर आ जाएगा 3 x का वर्ग धन 15। फिर हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x का वर्ग धन 15 पूरे की घात 1 बटे 3। तो यहाँ पर बिंदु ऋण 2,3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है y बराबर 3x का वर्ग धन 15 पूरे की घात 1 बटे 3। उदाहरण 9, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। कितने वर्षों में 1,000 रुपये की राशि दुगनी हो जाएगी? तो यहाँ पर किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है, तब हमें बताना है कि यहाँ पर 1,000 रुपये कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे, माना किसी समय t पर मूलधन p है और अगर मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है, मतलब क्या मूलधन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा dp बाई dt बराबर, और अगर मूलधन की वृद्धि 5% है यहाँ पर आ जाएगा 5/100 गुणा p, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, फिर यहाँ पर dp बाई dt बराबर, यहाँ पर बचा है 1/20 गुणा p और यहाँ पर dp है इसीलिए हम p को इस तरफ लाएंगे और dt को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/p गुणा dp बराबर, यहाँ पर 1/20 गुणा dt। फिर हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन। हम पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log p बराबर, यहाँ पर है 1/20, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t, फिर हम t का इसमें गुणा करेंगे t/20 धन c। फिर यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर ये राशि कितने वर्ष में दुगनी होगी। तो प्रारंभ में केवल हमारे पास 1,000 रुपये है, मतलब जब t बराबर 0 है तब p बराबर 1,000 है, तो हम t और p के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log 1,000 बराबर 0/1,000।
20 धन सी, तो यहाँ पर सी का मान आया log 1000, तो हम सी के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो हम लिखेंगे सी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा log p बराबर t बटे 20 धन सी का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log 1000। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर मूलधन मतलब ये कितने वर्षों में दुगना हो जाता है, मतलब हमें इसमें t का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि t वर्षों में मूलधन दुगना हो जाता है, तो यहाँ पर p बराबर आ जाएगा 2000। तो अब हम p के मान को इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2000 बराबर यहाँ पर आ जाएगा t बटे 20 धन log 1000। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से t बटे 20 बराबर आ जाएगा log 2000 ऋण log 1000। फिर यहाँ से t बटे 20 बराबर हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे। तो चूंकि log m माइनस log n होता है log m अपान n, और यहाँ पर ये है m और ये है n, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2000 बटे 1000, फिर 1000 एकम 1 और 1000 दूनी 2000, फिर t बटे 20 बराबर यहाँ पर बचा है 2 बटे 1 और 2 बटे 1 का मान होता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। फिर हम 20 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 20 log 2। तो यहाँ पर 1000 रुपये 20 log 2 वर्षों में दुगना हो जाएगा,